समझेंगे बेटा आज की क्लास 10th की साइंस और क्लास 10th की साइंस में बेटा प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर देखिए हम प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर में बेटा पार्ट देखिए इस चैप्टर में प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर में बाबू हमने एक पहला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा इस प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन वाले चैप्टर का दूसरा पार्ट है, ध्यान से समझेंगे। मैंने पहले इसका पूरा एक लेक्चर में बेटा पार्ट 1 में पूरा समझा दिया है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये सब किसके पार्ट होते हैं, तो ये सारा कुछ मैंने डिटेल से आपको समझाया है और पूरा बेसिक से लेके हार्ड कॉन्सेप्ट तक आपको पूरा स्टडी कराइए बेटा। आज हमारा जो पार्ट 2 है इसमें समझते हैं हम आज का यहाँ पर जो लेक्चर होगा पहला वो होगा बेटा समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो किस प्रकार समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेंगे, आज एक एक बात पर खंड खंड डिटेल डिस्कस करते हैं, समझेंगे सभी स्टूडेंट्स और बने रहेंगे बेटा इस चैनल पर। गरिमा क्लासेस 9th एंड 10th वाले चैनल पर पूरा स्टडी मैथ एंड साइंस ऑल सब्जेक्ट की स्टडी एकदम सीक्वेंस से क्रम से पढ़ रही है। आप जाके यूपी बोर्ड 2027 की बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यूपी बोर्ड 2027 से ही मतलब नहीं है बेटा, अदर बोर्ड की भी आप स्टडी कर सकते हैं, जैसे एमपी हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, आप किसी भी एनी बोर्ड की स्टडी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पूरा मैं डिटेल से क्लास डालता हूँ बेटा रेगुलरली और उसे आप सीक्वेंस ही देखना। अगर आप पार्ट 1 देख के आ चुके हैं तो बेटा पार्ट 2 पर पहुंचेंगे और यहाँ पर समझते हैं आज के अपने पार्ट 2 को। एकदम शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखना जिससे कि पूरा आपको समझ में आए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। किस प्रकार बनता है समतल दर्पण से प्रतिबिंब, तो याद रखना सभी स्टूडेंट, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की जो घटना होती है वो आपको मालूम होनी चाहिए। यदि आप लोग बेटा सैलून की दुकान में गए हो तो आपने भी देखा होगा कि उसके पीछे आगे क्या लगे होते हैं, तो दर्पण लगे होते हैं जिन्हें बेटा प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण कहते हैं। अब आप उसके बीचों बीच खड़े हुए हैं तो आपका प्रतिबिंब आगे भी बन रहा है पीछे भी बन रहा है, तो आपने एक बात इमेज की होगी, एक बात फील की होगी, जैसे आप जितना पीछे हटते हैं, जितना समतल दर्पण से पीछे हटते हैं तो आपको लगता है कि यार उतना ही हम दर्पण के अंदर जा रहे हैं। ठीक, यानी कि जितना हम दर्पण से पीछे हटते हैं अपना खुद, उतना हमें लगता है कि हम दर्पण के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका, दर्पण के पीछे हम जितना दूर हटते हैं उतना ही दर्पण के अंदर पीछे प्रतिबिंब बनता है, ये बात याद रखना। मतलब जितनी दूरी दर्पण की हमसे होगी उतना ही दूरी बेटा प्रतिबिंब के अंदर प्रतिबिंब की होगी, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की होगी। यहाँ पर मैं चित्र से आपको समझाऊंगा तो बड़े ध्यान से समझेंगे किस प्रकार समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ओके, तो नजर सामने होनी चाहिए सभी स्टूडेंट। ये पॉलिश हुई रखी है बेटा, दर्पण है तो दर्पण के पीछे क्या होती है भाई, पॉलिश होती है, किसकी, तो AGBR की। अब आप लोगों को पता है बेटा जैसे इस पर प्रकाश आपतित होगा, ये समतल दर्पण है और जब समतल दर्पण पर प्रकाश आपतित होता है, ध्यान से समझना भाई। ठीक, सपोज इसके सामने, पहले यहां पर हम थोड़ा सा इमेज है दर्पण के सामने, सपोज ये कोई वस्तु रखी है और इस वस्तु की दूरी दर्पण से कितनी है बेटा, D है। इस वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी है मेरे भाई, तो D दूरी है। यहां तक हमने इतना सपोज कर लिया, राइट। अब हम यहां पर देखते हैं कि जब वस्तु से प्रकाश आपतित होगा, ये वस्तु है, इससे जब प्रकाश आपतित होगा समतल दर्पण पर तो होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। समतल दर्पण पर टकराया और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट गया। अब इन प्रकाश की किरणों को सेम टाइम में जब पीछे बढ़ाते हैं, ध्यान से समझना भाई, इन प्रकाश की किरणों को जब सेम टाइम में पीछे बढ़ाते हैं, प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं वही बिंदु इस वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सर जितनी दूरी दर्पण से वस्तु की है उतनी ही दूरी यहाँ पर आपको लगभग पता चल रहा होगा, उतनी ही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की है। ओके, उतनी ही दूरी दर्पण से किसकी है, तो प्रतिबिंब की है। मतलब ये बात आपको याद रखनी है कि जितना दर्पण से दूर वस्तु होती है उतना ही पीछे दर्पण के क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये बात आपको याद रखना है। और ये कैसा प्रतिबिंब है, यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरण आई और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो इन प्रकाश की किरणों को जब हम सेम टाइम में पीछे हटाते हैं तो यहाँ पर इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये इसका नाम दे देते हैं A' और B'। अब आप बताइए, यहाँ पर प्रकाश की किरणें काटती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब है भाई, आभासी प्रतिबिंब है।
प्रतीत हो रही है, आभासी है। और जब आभासी है तो कैसा है बेटा, सीधा है। बताया था कि जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो प्रतिबिंब सीधा होता है, क्योंकि सी फॉर आप लगा सकते हो क्या, सीधा। ठीक, अब आपको ये भी पता है, याद रखना सभी स्टूडेंट कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की इस प्रकार घटना होती है कि जितना दर्पण से दूर वस्तु होगी, जितनी दर्पण से उतनी ही दूर प्रतिबिंब बनता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? तो समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट बेटा समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना किस प्रकार होता है। याद रखेंगे ये समतल दर्पण है, तो हम इस समतल दर्पण से जितना पीछे हटेंगे, जितना दूर हटेंगे, उतना ही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब हटता चले जाएगा, उतना ही दूर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब हटता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि जितना दर्पण से दूर वस्तु रखी होती है उतना ही दूर पीछे दर्पण के क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। ये समतल दर्पण की प्रॉपर्टीज होती है। इसे आप लोग, यह प्रॉब्लम है यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ, वह दर्पण जिसका तल या पृष्ठ कैसा हो, गोल हो, गोली दर्पण कहलाएगा। अब यहाँ पर याद रखिए, कोई स्टूडेंट कह देता है सर, जब उससे पूछा जाता है बेटा उत्तल और अवतल दर्पण बताइए ये किसके पार्ट हैं, तो वो पूरा दर्पण के पार्ट बता देता है, मतलब दर्पण के प्रकार बता देता है। जब दर्पण के प्रकार पूछते हैं तो बता देता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, बल्कि ऐसा नहीं है। याद रखना अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण मेरे भाई गोली दर्पण के प्रकार होते हैं। यहाँ पर कुछ समझेंगे इस तरह। देखिए लिखा हुआ है, वह दर्पण जिसका तल या पृष्ठ गोल होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, सबसे पहला उत्तल दर्पण, दूसरा होता है यहाँ पर मेरे भाई अवतल दर्पण। कुछ तरह मैं आपको यहाँ पर चित्र के साथ बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। ये सपोज गोली दर्पण है, ओके। अगर हम इसके अक्ष से इसका ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। जब इसकी अक्ष से हम इसको काटते हैं, ध्यान से सुनना भाई, जब इसे काटते हैं तो यहाँ पर दो दर्पण निकलते हैं। सबसे पहला ये जो दर्पण होगा वह कहलाएगा अवतल दर्पण, ओके, अवतल दर्पण। और ये जो दर्पण है मेरे भाई वो कहलाएगा हमारा उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर ये भी समझ लेंगे आप लोग सभी बच्चे कि जो अवतल दर्पण होता है उसके उभरे हुए भाग पर दर्पण होता है बेटा, उसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है। तो आपको कैसे जवाब देना है, अवतल दर्पण किसे कहेंगे, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। राइट, यहां तक कोई दिक्कत, समझ गए सब स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा उत्तल दर्पण। देखिए अभी अभी हमने आपको सबसे समझते हैं उत्तल दर्पण, तो ध्यान से समझेंगे। ये मैंने अभी अभी बताया है, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या होती है, पॉलिश होती है, वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर ये इसका बेटा ध्रुव होता है P, जिसे इंग्लिश में पोल कहते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे ये बेटा फोकस F, वक्रता त्रिज्या यहाँ पर R जो वक्रता केंद्र को दर्शाता है, ओके, वक्रता केंद्र C। तो ये सब इसके बेटा पार्ट होते हैं, इनको हम डिटेल डिस्कस और आगे चल के करेंगे। ये इसका द्वारक होता है, दर्पण का ये द्वारक है, ये पूरा द्वारक है, ये बेटा मुख्य अक्ष है। इन सारी बातों पर और अच्छे से डिटेल डिस्कस करते हैं मेरे भाई अभी इसी वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, द्वारक है, फोकस F, वक्रता केंद्र C, ध्रुव P, यहाँ पर सारी चीजें। और इधर की बात करते हैं तो इधर इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। इन सारी बातों को अभी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। लिखा हुआ है वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, कुछ इस तरह। तो यहाँ पर आप पता कर लेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, यहाँ पर सारा कुछ आपको मैंने समझा दिया। ठीक, अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पर समझेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और इसके उभरे हुए भाग पर, अवतल दर्पण के उभरे हुए भाग पर क्या होती है, पॉलिश होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो कैसे कहेंगे बेटा, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस अवतल दर्पण का ये क्या है बेटा, ध्रुव है, ध्रुव P, ओके। और ये आप याद रखना ये क्या है मेरे भाई, तो इसे मुख्य अक्ष कहते हैं, अभी अभी बताए थे आपको, मुख्य अक्ष। और ये दर्पण का क्या है बेटा, द्वारक है, ये दर्पण का द्वारक है। और ये दर्पण का फोकस है, फोकस F, और यहाँ पर है वक्रता केंद्र C, और इधर होता है अनंत।
कोई प्रॉब्लम? ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक है बेटा, एनी प्रॉब्लम? तो लिखा है वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चित्र भी मैंने आपको साफ साफ समझाया है, बनाया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। अवतल दर्पण से देखिए ध्यान से, अगर आपको वास्तव में इमेज बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है, जैसे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, तो बेटा आपको पूरा अच्छे से यहाँ पर पूरा ध्यान पूर्वक समझना है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम क्या होंगे और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम क्या होंगे, तभी आप इमेज को बना पाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। बेटा क्या क्या है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक्स अगर आपको आ जाते हैं तो आप इमेज बड़े आराम से बना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको प्रतिबिंब बनाने में। तो मेरे भाई अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है तो ये नियम आपको जरूर जानने होंगे। तो समझते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम क्या क्या है। ठीक, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है, ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम बेटा, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ये दूसरा नियम है। और इसका तीसरा नियम है, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है वह उसी दिशा में सीधी निकल जाती है, ये इसका दूसरा नियम है। ठीक, समझ रहे हैं सभी बच्चे? क्या बोला तो बेटा पहला नियम मैंने अभी अभी आपको बताया, थोड़ा ध्यान से सुनना थोड़ा। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वह फोकस से होकर गुजरती है, और जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में सीधी निकल जाती है। इस प्रकार यहाँ पर बेटा 3 नियम है, थोड़ा ध्यान से समझना भाई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? समझ रहे हैं? दोबारा फिर समझ लीजिए। पहला नियम मैंने क्या बताया बेटा, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है, ये पहला नियम है। तो जो प्रकाश किरण फोकस मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होगी वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी, पहला नियम। दूसरा नियम इसका क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। दूसरा नियम, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होती है, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है बेटा, ये इसका दूसरा नियम है। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है, और जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट तीसरा नियम इसका क्या है, तो तीसरा नियम भी बड़े ध्यान से यहाँ पर समझना। तीसरा नियम, जो प्रकाश किरण
वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है। वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, वह परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है। ये यहां पर होते हैं बेटा 3 नियम। अगर आप चौथा नियम यहां पर देखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप चौथा भी नियम यहां पर देख सकते हैं बेटा। ये मैं अलग अलग कलर से बता रहा हूं आपको, अच्छे से समझना। चौथा नियम इसका क्या होगा, जो प्रकाश किरण ध्रुव से होकर आपतित होती है वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है। ओके, तो क्या बोले, जो प्रकाश किरण ध्रुव से होकर आपतित होती है वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखिए प्रकाश की किरणों को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में बेटा, किरण आरेख वाले चैप्टर में जिस बच्चे ने किरणों को समझ लिया और किरण के साथ साथ उसके आरेख को समझ लिया, मतलब पूरा किरण आरेख को समझ लिया, तो पूरा इस चैप्टर को समझ जाएगा वो बच्चा और अच्छे से उस पर स्टडी कर पाएगा और चित्रों को भी बड़े अच्छे से समझ लेगा और बना पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोले बेटा, सबसे पहला नियम, जो प्रकाश किरण, पहला नियम है जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा नियम, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। और चौथा नियम, जो प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये यहाँ पर इतने हमारे 4 नियम हैं। ये चौथा नियम जो मैंने अलग से आपको बताया, इसे भी आपको याद रखना है बेटा। ठीक, कोई प्रॉब्लम, बाकी मैंने आपको यहाँ पर पूरा लिख दिया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं देख के, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बट मैं चित्र के साथ साथ भी आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस चित्र को देखो। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई वो फोकस से होकर चली गई, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित हुई वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित हुई वह उसी दिशा में वापस लौट गई, और जो प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हुई वह उसी माध्यम में वापस लौट गई। कोई प्रॉब्लम? इस प्रकार यहाँ पर 4 नियम है, बड़े ध्यान से इन नियमों को समझ लेना। नेक्स्ट बेटा हम समझते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम। देखिए ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, अच्छे से आपको कवर करना है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम जो कि हमने अभी अभी समझ लिए, और अब उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो अच्छे से यहाँ पर देखेंगे सभी स्टूडेंट। तो बेटा यहाँ पर समझ गए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम, बड़े ध्यान से समझना, एक एक नियम को बारी बारी से डिटेल डिस्कस करेंगे मेरे भाई। पहला नियम क्या होगा, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा बेटा, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ध्यान से समझना भाई, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है वह परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इस बात को ध्यान से आप समझना। नेक्स्ट बेटा इसका तीसरा नियम, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से होकर, ये बात आप अच्छे समझना, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक, देखिए पहला नियम क्या है इसका, तो पहला नियम, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। जो प्रकाश किरण, दूसरा नियम बेटा, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है वह परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती है। और तीसरा नियम, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये इसके 3 नियम है। इसमें आप चौथा लगाना चाहें तो चौथा भी नियम आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए किस प्रकार, तो यहाँ पर चौथा मैं अलग से बता रहा हूं, जो प्रकाश किरण ध्रुव से आपतित होता है वह उसी माध्यम में वापस हो जाता है, वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ओके, तो क्या बोले चौथा नियम में, जो प्रकाश किरण ध्रुव से होकर आपतित होती है वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रकार बेटा याद रखेंगे, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 नियम है। चारों नियम हम बेटा अवतल में समझे, उसमें 3 हमने लिखा है, चौथा तो सिंपल है, कॉमन है, इसमें दोनों में चौथा कॉमन है, जो प्रकाश ध्रुव पर आपतित होता है वो उसी माध्यम वापस लौट जाता है। इसलिए इसे लिखो मत लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल आपके कितने हैं, 3 है।
ओके, आराम से आप समझ गए होंगे, ये उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियम है। ध्यान से नियमों का बेटा रिवाइज कर लेना, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तभी आप इन पर क्या बना पाएंगे, प्रतिबिंब बना पाएंगे, राइट। अब बेटा नेक्स्ट है हमारा टॉपिक चिन्ह परिपाटी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मेरे भाई, चिन्ह परिपाटी। ध्यान से समझना, यहाँ पर स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर चिन्ह परिपाटी मतलब कौन सी दूरी ऋणात्मक लें, कौन सी धनात्मक लें। तो दूरियों को अच्छे से समझना है। जब भले अगर आप दूरियों को ही नहीं ले पाए, दर्पण के अंदर अगर आपने दूरियों को ही निरूपित नहीं कर पाया, दूरियों को ही एडजस्ट नहीं कर पाया कि ये दूरी हमें ऋणात्मक लेना है या ये दूरी हमें धनात्मक लेना है, तो वहां पर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। अगर न्यूमेरिकल वास्तव में आपको अच्छे से बनाना है, अच्छे से करना है, तो बेटा चिन्ह परिपाटी को ध्यान से समझना होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर चिन्ह परिपाटी। अब भैया चिन्ह परिपाटी जैसे यहाँ पर देखिए, मैं एक कोई दर्पण लेकर आपको समझा दे रहा हूँ। पढ़े, अब अवतल दर्पण से चिन्ह परिपाटी जो होगा वही बेटा उत्तल दर्पण से होगा, नो प्रॉब्लम। चिन्ह परिपाटी तो एक जैसा। सबसे पहला पॉइंट चिन्ह परिपाटी में क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट होगा मेरे भाई, जो प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है। ओके, अब हम दूरियों को मापे कहां से, रूल तो हमने अभी अभी आपको बता दिए। तो पहला यहां पर जो चिन्ह परिपाटी है उसे आप थोड़ा सा अच्छे से समझना। चलिए मैं इधर ही लिख रहा हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहला याद रखेंगे सभी स्टूडेंट, सभी दूरियां बेटा कहां से मापी जाती हैं, तो ध्रुव से मापी जाती हैं। पहला क्या हुआ मेरे भाई, सभी दूरियों को ध्रुव से मापते हैं। ओके बेटा, पहला पॉइंट यहां पर क्या हो गया, सभी दूरियों को कहां से मापते हैं, तो ध्रुव से मापते हैं। दूसरा पॉइंट, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी को हम कैसा लेते हैं बेटा, पॉजिटिव लेते हैं। ये बात याद रखना। अगर हम दूरी को आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं, किसकी दिशा में, आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं, तो याद रखना बेटा उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी को हमेशा हम कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। दूसरा, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को कैसा लेते हैं मेरे भाई, ऋणात्मक लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट यहां पर होगा, आपतित किरण के विपरीत दिशा में, आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक लेते हैं, राइट। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, इन पर अच्छे से कमांड करना है। तो यहां पर समझ गए इतनी बात। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी को पॉजिटिव लेते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे इसमें यहां पर जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी, मुख्य अक्ष के बेटा पॉजिटिव लेते हैं, ये बात याद रखना, मतलब धनात्मक लेते हैं। मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी मापी गई, मतलब अब पॉइंट यहां पर नेक्स्ट पांचवा है बेटा, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी को कैसा लेंगे, तो ऋणात्मक लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, समझ गए इतना। तो पहला पॉइंट क्या बोला बेटा, सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। रटना नहीं है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, यहीं पर याद करके जाना है बेटा। ठीक, पहला दूरी, सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, तो ध्रुव से मापी जाती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी को धनात्मक लेते हैं। तीसरा पॉइंट, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी को क्या लेते हैं बेटा, धनात्मक लेते हैं, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी को क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ये हुआ बेटा आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। आज की क्लास बिल्कुल कंप्लीट हुई। आज की क्लास में मुझसे जितना हुआ समय के अकॉर्डिंग उतना मैंने आपके साथ टॉपिक से डिटेल डिस्कस किए। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे बेटा कि प्रतिबिंब को अवतल दर्पण द्वारा कैसे बनाएं, उत्तल दर्पण द्वारा कैसे बनाएं। तो एक एक प्रतिबिंब को हम यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहेंगे सभी बच्चे मन लगा के, और इस वीडियो को बेटा शेयर कर देंगे, प्लीज लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और पढ़ते रहेंगे एकदम मन से। जय हिंद।